हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से आ चुका हूं आप लोगों के लिए एक नए एपिसोड के साथ। तो हेलो गाइस, मैं हूं राज और आप लोग देख रहे हैं राज द स्टोरी। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कर देना। तो शुरू करते हैं आज का स्टोरी, तब तक के लिए बाय बाय। CH-237 असुर राज ऋचिक बिरला मेंशन के अंदर जयेश बत्रा उसका बेटा यश बत्रा सूजे हुए हालत में भूचंद बिरला के सामने बैठे थे। वहीं बगल के सोफे के ऊपर शौर्य और उसके दोस्त बैठकर इन बाप बेटों को चेहरे पर एक कुटिल में मुस्कान लेकर घूर रहे थे। वहीं बगल में मानसिंह और रायचंद खड़े होकर अपने पापा को देख रहे थे। भूचंद के पीछे प्रणाली चुपचाप खड़ी थी। भूचंद ने एक कुटिल मुस्कान के साथ जयेश को देखा और बोला, क्या हुआ जयेश, अब क्या करोगे? तुमने उस कीड़े के दम पर मेरी पोती की जबरदस्ती तेरे इस नाकारा औलाद के साथ सगाई की थी, पर अब तो वो कीड़े बचे ही नहीं, तो अब तू क्या करेगा? जयेश बत्रा ने अपनी मुठियां भींची और दांत पीसते हुए भूचंद को देखकर बोला। भूचंद बिरला, माना कि मेरे कीड़े तेरे शरीर से निकल गए, पर तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैंने पहले ही तेरे कंपनी के 50 से ज्यादा % के शेयर अपने नाम कर लिए हैं। अगर तू तेरी कंपनी को बचाना चाहता है तो चुपचाप हम दोनों को यहां से जाने दे, वरना इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। ये सुनकर भूचंद ने अपने दोनों बेटों को देखा, क्योंकि उन्होंने कोमा में जाने से पहले इन दोनों से साफ कहा था कि वो चाहे जो भी हो पर कंपनी का एक भी शेयर बत्रा ग्रुप को नहीं देंगे। भूचंद की नजरों को देखकर रायचंद ने तुरंत अपनी नजर मानसिंह पर डाली। मानसिंह तुरंत आगे आते हुए बोला, पापा, जयेश ने मुझे फंसाकर मुझसे सारे शेयर ले लिए, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मानसिंह को ऐसे डरते हुए देखकर भूचंद और वहां मौजूद सभी लोग समझ गए कि मानसिंह ने इसमें कुछ तो रोल निभाया है। भूचंद एक तजुर्बेदार इंसान था, उसने अपनी छड़ी को उठाया और सीधा मानसिंह के सिर में दे मारा। छड़ी के टुकड़े टुकड़े हो गए और मानसिंह दर्द में करहाने लगा। भूचंद ने दांत पीसते हुए कहा, मेरी औलाद ही मेरी बर्बादी का कारण बनेगी, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। गार्ड्स, इसके दोनों हाथ पैर तोड़ दो और साथ ही इसकी जुबान भी काट दो, ताकि ये अपने मुंह से आज के बाद कुछ भी उगल ना सके। तभी सारे गार्ड्स मानसिंह को पकड़ने के लिए आगे बढ़े ही थे, तभी अभिमान ने अपना हाथ उठाया और बोला, बुढ़ाओ, मेरा मतलब दादाजी, अगर आप इजाजत दे तो मैं इसे बिना दर्द दिए इसके हाथ और पैर के साथ साथ इसकी जुबान हमेशा के लिए बंद कर सकता हूँ। अभिमान इस बुढ़े को इम्प्रेस करने का मौका ऐसे कैसे जाने दे सकता था। अभिमान की बात सुनकर भूचंद ने उसे बड़े ही उत्सुकता से देखा और बोला, क्या सच में? अभिमान ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई और आगे बढ़ा। उसने अपना हाथ मानसिंह के कंधों पर रखा, फिर एक सूक्ष्म बिंदु को दबा दिया। उसके तुरंत बाद ही मानसिंह को अपने हाथ महसूस होने बंद हो गए। उसके बाद अभिमान ने तेजी से उसके कमर पर हाथ रखा और मुख्य सूक्ष्म बिंदुओं को दबा दिया, जिस वजह उसके कमर से नीचे के दोनों पैर काम करना बंद कर दिए। मानसिंह को थोड़ा भी दर्द महसूस नहीं हुआ, पर अब उसे गुस्सा आने लगा और वह गुस्से से गंदी गंदी गालियां अपने पिता को देने लगा। पर जैसे ही अभिमान ने उसके सिर पर हाथ रखा, उसकी आवाज बंद हो गई और मानसिंह अपाहिज हो गया। अभिमान ने बड़े ही सावधानी से मानसिंह को दादा के सामने रखा और बोला, अगर भविष्य में आपका मन बदल जाए तो मैं इसकी हालत पुनः ठीक कर सकता हूं, पर अगर अपने इसके हाथ पैर और जुबान काट दी होती तो उसे वापस उगाना मुश्किल था। अभिमान की ऐसी बात सुनकर भूचंद उससे इम्प्रेस होने से खुद को रोक नहीं पाए। तभी अभिमान ने एक नजर प्रणाली की ओर डाली और एक डेविल मुस्कान दी और वापस जाकर शौर्य के बगल में बैठ गया। इधर जयेश और यश की जान हल्का में अटक गई थी। उन्हें तो अब यकीन नहीं हो रहा था कि ये लड़का बिना किसी दर्द के किसी को हमेशा के लिए अपाहिज कर सकता था। भूचंद ने फिर एक बार जयेश को देखा और बोला, जयेश बत्रा, मैं तुम्हें ऐसी ही बिना दर्द की मौत दूंगा अगर तुम मेरे सारे शेयर वापस कर दोगे तो, वरना तुम्हारी मौत बहुत ही भयानक हो सकती है। ये सुनकर जयेश ने अपनी आंखें बंद की और कुछ सोचते हुए अचानक हंसने लगा। फिर उसने तंज भरे लहजे में भूचंद को देखा और बोला, भूचंद बिरला, मुझे लगा तुम समझदार होगे, पर तुम्हें एक बात स्पष्ट कर देता हूँ। अगर मेरा एक बाल भी बाका हो जाता है तो मेरे पीछे खड़े मंत्री अवधेश आपको नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि मैं तो उनके हाथ का सिर्फ एक प्यादा हूँ। मंत्री जी को तुम्हारे हाथ की वो अंगूठी चाहिए थी और इसीलिए उन्होंने मुझे तुम्हारे पास भेजा था। जयेश की बात सुनकर भूचंद तुरंत डर गया और उसके चेहरे के भाव सख्त हो गए। उसने फिर एक बार शौर्य को देखा, जिसने अपने हाथ में वह अंगूठी पकड़ रखी थी और वह उसे ध्यान से निहार रहा था। भूचंद ने शौर्य को ऐसा करते हुए देखा तो पूछा, क्या तुम इस अंगूठी के बारे में कुछ जानते हो?
तभी शौर्य का ध्यान टूटा और बोला, हाँ भी और नहीं भी। दरअसल ये अंगूठी कोई आम अंगूठी नहीं है। इसके अंदर एक आसुरी शक्ति विराजमान है। असुर दानवों से अलग होते हैं। ये आसुरी शक्ति भी नास्तिक होती है, बिल्कुल दानवी शक्तियों की तरह, पर इन दोनों में एक अंतर होता है। दानव शक्तियां आम इंसान के मस्तिष्क पर असर करती है, पर आसुरी शक्तियां आम इंसान के शरीर पर असर करती है। इस अंगूठी में विराजमान आसुरी शक्ति आपके शरीर को अंदर से खराब कर रही थी। लेकिन आपके इलाज के दौरान अभिमान ने आपके शरीर को इस अंगूठी के आसुरी शक्तियों के प्रभाव से बचा लिया, वरना अब तक आप जीवित ना होते। शौर्य का एक्सप्लेनेशन सुनकर भूचंद का मुंह खुला का खुला रह गया। तभी शौर्य ने उन सभी के सामने उस अंगूठी के अंदर विराजमान आसुरी शक्ति पर शौर्य ने उसके आध्यात्मिक ऊर्जा से हमला किया। उसके ऐसा करते ही उस अंगूठी के ऊपर अभिमंत्रित मंत्र शुरू हो गए और अगले ही पल उस अंगूठी से काले रंग का धुआं निकलने लगा और धीरे धीरे उसने एक इंसानी आकृति को धारण किया। उसने अपने सामने खड़े शौर्य की ओर देखा और गुस्से से उस पर हमला कर दिया। पर अगले ही पल वह धुएंदार आकृति शौर्य के सामने जड़ होकर रुक गई। शौर्य का आध्यात्मिक दबाव महसूस करते ही उस आकृति के अंदर से आवाज आई, एक संत अधिपति इस असुर राज को अपने दबाव से दबा रहा है, इससे बुरी बात कुछ और हो ही नहीं सकती। बच्चे, अभी भी वक्त है, मुझे मुक्त कर दो वरना मैं तुम्हारा नामो निशान मिटा दूंगा। ये सुनकर शौर्य मुस्कुराया और उसने उस आकृति से कहा, तुझे इस वक्त ये पता नहीं कि तू अगले पल जीवित रहेगा या नहीं, पर तू मुझे नष्ट करने की बात कर रहा है। मानना पड़ेगा। लेकिन तभी कबीर शौर्य को पीछे धकेलते हुए असुर राज के सामने खड़ा हो गया और हंसते हुए उससे बोला, अरे असुर राज ऋचिक, क्या हुआ? तुम्हारी इतनी दयनीय हालत किसने की? कबीर की बात सुनकर असुर राज चौंक कर बोला, तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम? कौन हो तुम? उसकी बात सुनकर कबीर और ज्यादा हंसते हुए बोला, असुर राज क्या बताऊं अब मेरे बारे में? अरे मैं वही हूँ जिसने तुम्हारे महल के अंदर के सारे खजाने चुराए थे और जिसे तुम अपनी पूरी जिंदा ढूंढ रहे थे। कबीर की बात खत्म होते ही वह आकृति चीख पड़ी, सम्राट, मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगा। तुम जैसा लुटेरा आज भी कैसे जीवित रह सकता है? तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है। तुम देवों, दानवों और मानवों के साथ साथ हम असुरों के भी उतने ही बड़े दुश्मन हो। तुम्हें दोबारा जीवित होने का कोई हक नहीं है। उस आकृति की बात खत्म होते ही सभी का ध्यान कबीर पर गया। तभी कबीर ने अपना हाथ ऊपर उठा लिया और बोला, मैं कोई बुरा चोर नहीं था, मैं तो रॉबिन हुड था। मैंने इन अमीर दानवों और असुरों से उनके खजाने लेकर मेरा अपना संप्रदाय बनाया था। इनके युद्धों के कारण जो बच्चे अनाथ होते थे मैं उन्हें पालकर बड़ा करता था। उसके लिए जो धन आता था वो इसके जैसे अमीर लोग ही दे पाते थे। अब बताओ मैं गलत कैसे हूँ? कबीर की बात सुनकर सभी को थोड़ा अच्छा लगा। शौर्य ने भी कबीर के बारे जो धारणा बनाई थी वह तुरंत अच्छी बन गई। पर वह आकृति उसकी ऐसी बात सुनकर और अधिक क्रोधित हुई और बोली, तुम कितने बेशर्म हो, भले तुमने हमारा धन अपने बच्चों को बड़ा करने में लगाया, पर तुम्हारे शिष्य भी तुम्हारी तरह चोर ही थे और उन्होंने लगभग पूरे समरलोक को लूट लिया है। अब उसका क्या? ये सुनकर कबीर ने बड़े ही बेशर्मी से कहा, उसमें गलत ही क्या है? मेरे शिष्यों को भी उनके शिष्यों को पालने के लिए धन की जरूरत थी तो उन्होंने भी चोरी की, लेकिन तुम जैसे अमीरों को कौन सी तकलीफ हो रही है? ये सुनकर ऋचिक और अधिक गुस्सा हो गया। उसने अपने दोनों हाथों को भींच लिया और बोला, चोरी करना था तो धन लेकर जाते, पर हमारे बाकी के कीमती खजाने क्यों चुरा ले गए? तुम निहायत ही बेशर्म चोर थे। तुमने मेरे पत्नी के कपड़े भी चुरा लिए थे। ये सुनकर एक बार फिर सभी ने कबीर को शक की नजरों से घूरा। लेकिन कबीर ने खुद को संभालते हुए कहा, अरे भाई, उनके खजाने भी कीमती ही थे तो उनसे भी मुझे धन ही मिलने वाला था। और रही बात इसके पत्नी के कपड़ों की, तो वो उसके पत्नी की गलती थी। उसके कपड़े एक विशेष कवच थे जो एक आध्यात्मिक सामग्री थे, तो फिर उसे चुराना तो बनता है बॉस। शौर्य ने उसकी बात सुनी तो उसे लगने लगा कि ये कबीर बेशर्मी में उससे भी 2 कदम आगे है। उन सभी की बातों को दरकिनार करते हुए विराज बीच में ही बोला, अब वो छोड़ो और ये बताओ कि तुम इस अंगूठी में रहकर दादा के साथ क्या करने वाले थे? इस सवाल पर ऋचिक हंसते हुए बोला, मुझे इसके जीवन के बचे हुए साल चाहिए थे। अगर मैं किसी जवान इंसान को पकड़ता तो ये तुरंत पता चल जाता कि वह बूढ़ा हो रहा है। इसीलिए मैंने सिर्फ बूढ़े लोगों को ही चुना था। ये सुनकर विराज ने भी समझते हुए अपना सिर हिलाया। तभी शौर्य ने दादाजी को देखते हुए कहा, दादाजी, अगर ये अंगूठी आपके पास रहती है तो ये आपकी जान आपके बिना पता चले ही ले लेगी, पर अगर आप इसे जयेश के हाथ में देकर मंत्री के पास पहुंचा देंगे तो सांप भी मरेगा और लाठी भी नहीं टूटेगी।
ये सुनकर दादाजी को कुछ समझ नहीं आया, पर अगले ही पल शौर्य ने हवा में अपनी उंगली से एक चिन्ह बनाया और उसे धुंधली आसुरी आकृति पर फेंक दिया। अगले ही पल ऋचिक एकदम से जकड़ गया और फिर उसने अपना सिर उठाकर शौर्य को देखा। शौर्य मुस्कुराकर उसे बोला, मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा, पर उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना। सबसे पहले इन दोनों के साथ उस मंत्री के घर जाओ और उसके बाद उस मंत्री को काबू करके खत्म कर दो। शौर्य की बात सुनकर ऋचिक को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने चिल्लाते हुए शौर्य से कहा, मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूं। तुम जैसे तुच्छ इंसान का आदेश मानने से अच्छा मैं मरना पसंद करूंगा। लेकिन उसकी बात खत्म होते ही उसे अपनी बात पर बहुत ज्यादा पश्चाताप होने लगा, क्योंकि शौर्य ने उसके ऊपर बनाया हुआ चिन्ह बाहर आकर चमकने लगा और उसकी आत्मा धीरे धीरे जलने लगी। शौर्य के ऐसा करते ही ऋचिक गिड़गिड़ाने लगा और बोला, स्वामी मुझे माफ कीजिए, गलती से मेरे मुंह से निकल गया। मैं आपकी हर बात मानूंगा, आप बस इसे रोक दो। ये सुनकर शौर्य ने चुटकी बजाई और उसकी आत्मा का जलना बंद हो गया। फिर शौर्य ने उस आकृति को उस अंगूठी में भेज दिया और फिर उस अंगूठी को जयेश के हाथ में पहना दिया। जयेश अब डर के मारे कांपने लगा था। उसे अच्छे से पता था कि एक बार भी अगर शौर्य की बातों को इग्नोर करेगा तो उसकी मृत्यु निश्चित है। शौर्य ने स्माइल साथ कहा, चाचा जयेश, आप और आपका बेटा ये अंगूठी लेकर उस मंत्री के पास जाए और उसे ये अंगूठी पूरे इज्जत के साथ पहना देना। अगर तुम ऐसा करते हो तो तुम जीवित बच जाओगे, वरना मैं उसे अपने तरीके से मारूंगा और पूरा इल्जाम तुम पर डाल दूंगा। शौर्य ये बात एकदम शांति से कह रहा था मानो वो ऐसा हर दिन करता हो। तभी विराज, जो इतनी देर से चुप बैठा था, उसने अपना ID कार्ड जयेश को दिखाया और बोला, अगर तुमने कोई चालाकी करने की कोशिश की तो ये देख एक बार। मेरा नाम विराज अग्निहोत्री है और मैं मुंबई पुलिस में कमिश्नर हूँ। विराज की पहचान सुनकर वहां बैठा हर कोई उसे आंखें फाड़कर देखने लगा, सिवाय प्रणाली और रायचंद के। विराज की बात सुनकर अब जयेश को पूरा एहसास हुआ कि उसके सामने खड़े लोग नॉर्मल तो बिल्कुल नहीं है। ये चारों किसी बड़े घर के बिगड़े हुए नौजवान लग रहे थे। एक चोर था तो दूसरा डॉक्टर और एक पुलिस वाला, अब जो बचा है वो कौन है? तभी शौर्य ने भी अपनी पहचान बताते हुए कहा, तुमने मेरा नाम भी काफी बार सुना होगा, जयेश बत्रा। मैं शौर्य अग्निहोत्री हूँ। मैं गीतांजलि कॉरपोरेशन का पुराना मालिक हूँ और इस कमिश्नर का छोटा भाई। ये सुनकर अब भूचंद भी अपनी जगह से खड़ा हो गया और उसने अपने हाथ जोड़ लिए। शौर्य ने उनके हाथ पकड़े और बोला, दादाजी आपको ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, आप हमारे बड़े बुजुर्ग हैं। तभी यश, जो इतनी देर से चुप बैठा था, वह प्रणाली को देखते हुए बोला, प्रणाली तुमने ये ठीक नहीं किया। भले आज तुम मुझसे शादी तोड़कर खुश हो, पर ये खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकेगी। मैं तुम्हारे होने वाले पति को तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगा। और हाँ, मैंने पहले ही सोशल मीडिया पर एक पोस्ट छोड़ रखा है। अब सोच लो, अगर तुमने अभी भी इन लोगों को नहीं रोका तो मैं तुम्हारी ऐसी बदनामी करूंगा कि दुनिया देखते रह जाएगी। प्रणाली ने ये सुना तो गुस्से से बोली, तुम्हें जो करना है वो करो, पर एक बात साफ कर दूं कि तुम मेरे होने वाले पति को कोई नुकसान पहुंचाओ, उससे पहले ही मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। ये सुनकर यश का मुंह उतर गया, पर फिर भी वो बोला, फिर भी लोग तुम्हें एक सेकंड हैंड पत्नी ही मानेंगे और इस वजह से तुमसे कोई शादी नहीं करेगा। ये सुनकर प्रणाली और रायचंद बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए, पर तभी अभिमान की शांत आवाज आए, कोई और क्यों, मैं इससे शादी करूंगा। और रही बात तुम्हारे मुझे कोई नुकसान पहुंचाने की, तो बेटा एक बार मेरे अगल बगल के लोगों को देख ले, इनके आगे बड़े बड़े देश झुक गए हैं, तो तुम किस खेत की मूली हो। क्या प्रणाली अभिमान के इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगी? क्या यश और जयेश कोई चाल चलने वाले हैं? क्या ऋचिक अपना काम सही से कर पाएगा?